हेलो फ्रेंड्स, राकेश विथ नेचर। और आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण आधारित अर्थव्यवस्था। आज नया टॉपिक लेके आया हूँ और यहाँ से हमें नई नॉलेज सीखने को मिलेगी। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इस चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ, यानी कि इस टॉपिक के बारे में। आज हमें वापस नेचर से क्यों जुड़ना चाहिए और माँ प्रकृति को हम कैसे बचा सकते हैं, ये सब हम आज जानेंगे। आज जो हम विकास कर रहे हैं, क्योंकि विकास तभी संपोषणीय हो सकता है जब वो प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करता हो। अब वह वक्त आ गया है कि सभी देशों के आर्थिक विकास में पर्यावरण की भूमिका का न केवल स्पष्ट रूप से तय की जाए, बल्कि उसी लिहाज से कार्यक्रम भी बनाए जाए जिससे प्रकृति माँ का भी विकास होता रहे। फिर से आज लगातार बढ़ती आबादी और औद्योगिक क्रांति का बढ़ता दबाव और उससे बढ़ते प्रदूषण के चलते और जिस तरह जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है लगातार, उससे दुनिया पर सतत और हरित विकास की ओर अग्रसर होने का दबाव बढ़ रहा है लगातार। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था वह है जिससे लोगों की अच्छी सेहत के साथ साथ सामाजिक समानता हो और वह पर्यावरण के खतरे को कम करने के साथ ही उसकी कमियों को दूर करती हो। हरित अर्थव्यवस्था में सात्विक व निजी निवेश करते समय इस बात को ध्यान रखा जाता है कि कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण कम से कम हो और ऊर्जा क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाने के साथ ही आय और रोजगार का विकास भी होता है। जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रणाली की सेवाओं के नुकसान को कम करने में मदद करे, क्योंकि जैव विविधता का बढ़ता नुकसान न सिर्फ गरीबी बढ़ाएगा बल्कि विकास में भी बाधा पैदा करेगा। किसी देश के हरित जीडीपी आंकड़ों के अध्ययन से यह देखा जाता है कि देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किस हद तक प्रयास कर रहा है, किस हद तक तैयार है। हरित जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का कार्बन के उत्सर्जन का पैमाना है। दुनिया में चीन पहला देश था जिसने 2004 में पहली बार अपने सकल घरेलू उत्पाद में हरित जीडीपी का फॉर्मूला और पैमाना पेश किया था। भारत में भी जीडीपी में हरित जीडीपी के आंकड़ों का अध्ययन शुरू हुआ है। पहली बार इसकी सूची 2015 में जारी की गई है। हरित अर्थव्यवस्था की तरफ जाने का असल मंत्र यही है कि देश अपना आर्थिक संसाधन किस तरह से खर्च कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन के लिए ईंधन का इंतजाम करना होगा जिससे प्रकृति का प्राकृतिक निजात बना रहे, संतुलन बना रहे। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल व खेती के साथ बागवानी और मच्छर पालन जैसे क्षेत्र पर हो रहे खर्च और उनके इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों, शहरीकरण, वनों की अवैध कटाई इत्यादि पर हरित विकास काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। इस समय ऐसे संपोषणीय समाधान को जानने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो अस्थायी ना हो बल्कि उनमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया हो। हमें यह भी समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं होते, इसलिए उनका उपभोग तर्कसंगत होना चाहिए। उनकी योजना सतत विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बनाई जाए। वह हाल ही हरित जीडीपी के मापन के बाद और सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी जोर बढ़ रहा है। इसके साथ ही जैविक खेती की तरफ भी दुनिया आगे बढ़ रही है। यूरोप में पेट्रोल की खपत कम करने के लिए साइकिलिंग आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह अपने यहाँ शहरी कृषि में नगर निगम के बेकार पानी को दोबारा इस्तेमाल करके पानी बचाया जा सकता है। शहरों की परिवहन लागत को भी कम किया जा सकता है। जैव विविधता नम भूमि को संरक्षित किया जा सकता है। जाहिर है कि दुनिया को बचाने की दिशा में पर्यावरण सुरक्षा ही कारगर हो सकती है। यही प्रयास सबसे ज़रूरी है और हम सबको भी इस प्रयास में शामिल होकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ हमें तालमेल बिठाना है और हमें भी अपनी ओर से हेल्प करनी है। हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने हमें इस तथ्य की ओर व्यापकता से समझाया है कि पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों ने विकास को सदैव गति प्रदान की है और इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उससे सुंदर एवं रमणीक धरती माँ, प्रकृति माँ छोड़कर जाएं जितनी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ी थी।
दोस्तों आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो मैंने बहुत कुछ बताया आपको, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जा रही है वो बताया। कुछ अपने शब्दों में बता देता हूँ। आज के समय में प्रकृति माँ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब प्रकृति का दुष्प्रभाव देख रहे हो। ये भी ज़्यादा ना बढ़े, हमें अवेयर होना होगा और फिर से प्रकृति माँ के साथ तालमेल बिठाना होगा। आज गांव भी शहरों में डेवलप हो रहे हैं, गांव भी शहरों की तरह सड़ने लगे हैं। गाँवों में भी जहाँ कम कचरा होता था वहाँ पर बढ़ने लगा है। अब गाँवों में भी इंडस्ट्रियाँ शुरू होने लगी है और सबको पता भी है कि इससे निकलने वाला जहरीला धुआं हमारी हमारी शुद्ध एयर, शुद्ध हवा को प्रदूषित करता है, जिससे हमें हानिकारक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, पर हमें सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, तब तक तो बहुत हानि हो जाएगी और हमें वापस जैविक खेती की ओर बढ़ना है। और क्योंकि रासायनिक पदार्थों ने हमारी प्यारी सी प्रकृति माँ को बहुत नुकसान पहुँचा दिया है। अब माँ प्रकृति सहन करती करती थक चुकी है। कहीं ना कहीं उसका प्रकोप हमें विकराल प्रकोप नज़र आ रहा है। हमें अपने स्तर पर जागृत होना है, अगर अगर प्रकृति के प्रकोप से बचना है तो। और दूसरी बात, आप सब खुद देख सकते हो आज हमारी एज क्या हो गई है। छोटी छोटी उम्र में हमें कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जितना नाम लेना भी, जिसका नाम लेना भी खतरनाक है। सो आप समझ गए होंगे, अधिक मुनाफा कमाने की वजह से ये नहीं देख रहे कि कितना नुकसान हो रहा है। पहले जैसा खान पान नहीं रहा है, जहाँ लोगों की आयु 100 प्लस हुआ करती थी, वो घटकर 60 प्लस या 40 प्लस हो गई है। अगर अपने अकॉर्डिंग अपने को देखें तो अपनी तो मान कर चलें तो यही है। अगर हम अपने स्तर पर नहीं सुधरे तो अंडरस्टैंड माय गाइडलाइन फ्रेंड्स। और साथ ही फ्रेंड्स, हमें पानी को भी बचाना है, क्योंकि हम सुनते हैं पढ़ते आ रहे हैं, जल है तो कल है। यानी कि एक लाइन मेरी ओर से भी कहना चाहूँगा, प्रकृति माँ सुरक्षित है तो हम भी है, वरना हम भी नहीं है। दोस्तों मेरी नॉलेज आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड आप आगे लोगों को शेयर करें, और ऐसी नॉलेज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें और इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और नेचर को बढ़ावा दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।